हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के पार्ट 4 को। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अनुनाद, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आबंध ध्रुवणता। ये दो टॉपिक है जिनको आज हम लोग इस वीडियो में बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। यदि आपको इन दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहले देख लीजिए इस चैप्टर का पार्ट 1, 2 और 3, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपने वो तीनों पार्ट ऑलरेडी देखे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 का पहला टॉपिक, जिसका नाम है अनुनाद। अब देखिए अनुनाद क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक ओजोन का अणु लेते हैं, एक ओजोन का लेते हैं अणु, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर अनुनाद होता क्या है। ये देखिए हमने ले लिया एक ओजोन का अणु। आप जानते हैं कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, और O3 की संरचना इसके पहले वाले वीडियो में आप बना भी चुके हैं कि O3 की संरचना होती है इस तरीके से, O डबल बॉन्ड O, और एक तरफ होता है सिंगल बॉन्ड। इसके पास होता है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। ये आप जानते होंगे। यहाँ जानते होंगे कि यहाँ एक उपसहसर्जी बॉन्ड बनता है, जिसमें ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है और इसका 6 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। तो ये आप जानते होंगे। अब देखिए ओजोन की ये तो एक संरचना है, लेकिन ओजोन की एक और संरचना बन सकती है। वो देखिए कुछ इस टाइप से बन सकती है। ये देखिए इस टाइप से भी ओजोन की एक संरचना बन सकती है। ये देखिए O सिंगल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये ओजोन की देखिए ये भी संरचना बन सकती है और ऐसे ही बन सकती है। अब आपको लगेगा ये दोनों तो एक ही संरचना है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। देखिए अंतर क्या है कि इसमें इस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और इसके बीच डबल बॉन्ड है। यानी कि ये तीनों ऑक्सीजन क्या होंगे, तीनों ऑक्सीजन तो अलग अलग होंगे। तो तीनों ऑक्सीजन जब अलग अलग होंगे तो यहाँ इन दोनों ऑक्सीजनों के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और इनके बीच में डबल। तो ये दो संरचनाएं आप बना सकते हैं ओजोन की, और दोनों जो है कि लगभग समान ऊर्जा की है। तो इस तरह ये दोनों संरचनाएं क्या हैं, दो संरचनाएं बन चुकी हैं और दोनों लगभग समान ऊर्जा की संरचनाएं हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब कहीं पर प्रायोगिक दृष्टि से देखा जाता है तो पाया जाता है कि समान कंडीशन में जो ऑक्सीजन के बीच की जो आबंध की लंबाई होती है, ऑक्सीजन के बीच की जो सिंगल बॉन्ड की आबंध की लंबाई होती है, बंध की लंबाई, वो पाया गया कि समान तौर पर 148 पिकोमीटर होता है। और ये देखा गया कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है, ऑक्सीजन कहीं डबल बॉन्ड होता है तो इनके बीच जो आबंध की लंबाई होती है वो पाया गया कि वो 121 पिकोमीटर होता है, 121 पिकोमीटर होता है। सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की लंबाई 148 पिकोमीटर होता है, और सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच की लंबाई 121 पिकोमीटर होता है। लेकिन ये इतना होता है, लेकिन जब ओजोन में देखा गया तो ओजोन में पाया गया, ओजोन में क्या होना चाहिए, ओजोन में भी यही नियम फॉलो होना चाहिए, और ये वाला बॉन्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 148 पिकोमीटर, और ये वाला बॉन्ड होना चाहिए 121 पिकोमीटर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन में न तो ये बॉन्ड 148 पिकोमीटर होता है, न तो ये बॉन्ड 121 पिकोमीटर होता है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं ओजोन में। बल्कि इसमें होता क्या है, बल्कि इसमें होता है ये वाला बॉन्ड 128 पिकोमीटर, और ये वाला भी बॉन्ड होता है 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर। ये वाला भी बॉन्ड 128 पिकोमीटर, ये भी 128। दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर लंबाई के होते हैं। ओजोन में जब देखा जाता है प्रयोगों द्वारा कि बंध की लंबाई क्या, तो पाया जाता है दोनों बंधों की लंबाई सेम है, और वो कितना है 128 पिको
मीटर है। अब इससे वैज्ञानिकों के मन में क्या हुआ कि इससे द्वारा एक सवाल उत्पन्न हो गया कि ऐसा आखिर क्यों होता है, क्या रीजन है कि ये लंबाई जो वास्तविक होनी चाहिए वो न होकर यहाँ पर दोनों लेंथ जो होते हैं सेम होते हैं, जबकि संरचना बना रहे हैं तो एक डबल एक सिंगल बन रहा है, तो दोनों की लंबाई अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है। तो बस इसका एक उपाय निकाला गया। इसका उपाय इस पर यही कॉन्सेप्ट दिया गया कि होता क्या है कि ओजोन की दो संरचनाएं संभव है, एक ये भी संरचना संभव है और एक ये भी संरचना संभव है। इसी कारण ओजोन न तो इस अवस्था में रहता है न तो इस अवस्था में रहता है, यानी न तो इस संरचना में पाया जाता है न तो इस संरचना में पाया जाता है, बल्कि इनके एक मध्यस्थ संरचना यानी इसके एक संकरित संरचना के रूप में पाया जाता है। यानी इन दोनों की एक बीच की अवस्था में, बीच की अवस्था यानी संकरित संरचना, जिसमें इसके भी गुण हो इसके भी गुण हो, उनकी मध्यस्थ अवस्था में ओजोन पाया जाता है। यानी कुछ इसको हम लोग बना तो नहीं सकते हैं मध्यस्थ अवस्था को, लेकिन एक दिखा सकते हैं कि कुछ इस टाइप से पाया जाता है कि ओजोन, ये ऑक्सीजन, इसमें भी सिंगल डबल दोनों बॉन्ड के गुण होते हैं, इसमें भी सिंगल डबल दोनों बॉन्ड के गुण होते हैं। इसको दर्शाया नहीं जा सकता, देखिए एक्यूरेट, क्योंकि बीच की संरचना होगी यानी जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड दोनों के गुण होंगे तो उसको हम लोग दर्शा नहीं सकते हैं। जो ओजोन की, जैसे जो अगर हम कहीं पर देख रहे हैं कि दो संरचनाएं बन रही हैं और हमको इसकी बीच की संरचनाएं बनाना हो तो हम लोग बना नहीं सकते, बस उसको समझ सकते हैं कि हाँ इसके बीच में एक संरचना बनती होगी। तो इसके बीच में एक संरचना बनती है जो इन्हीं दोनों का संकर रूप होता है। संकर रूप यानी इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, जिसमें इन दोनों का क्या होता है, गुण होता है। अब देखिए इन दोनों का गुण होता है और इसी का कंडीशन बताया गया कि इन दोनों संरचनाओं के गुण होने के कारण ही, देखिए इस संरचना में देखिए क्या है, ये बॉन्ड 128 पिकोमीटर है और अगर नियमानुसार देखा जाए तो ये कितना होगा, 148 पिकोमीटर। तो ये बताया गया कि ये 148, ये 128, इन्हीं का मध्यस्थ रूप ये वाला बॉन्ड है और इन्हीं का मध्यस्थ रूप होने के कारण, ठीक है, ये 128 है, ठीक है, और डबल बॉन्ड होना कितना चाहिए, ये 121 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर होना चाहिए और ये 148 पिकोमीटर होना चाहिए। लेकिन दोनों संरचनाओं का जब मध्यस्थ रूप निकालेंगे तो इस बॉन्ड की लंबाई जो होगी वो 148 पिकोमीटर और 121 पिकोमीटर के कहीं बीच में आएगी, और वो बीच में जब आती है तो बीच में देखा गया कि मतलब आती है और ये 128 क्या है, इनके बीच में ही है। तो यही माना गया कि इन्हीं दोनों का मध्यस्थ रूप जो बॉन्ड है उसका वही आया है और उसी कारण इसका बॉन्ड का लंबाई जो हो गया वो क्या हो गया है, 128 पिकोमीटर। सेम वही कंडीशन, ये होना चाहिए 148 पिकोमीटर और ये होना चाहिए 121 पिकोमीटर, लेकिन ये न तो ये पाया जाता है न ये, बल्कि इनके मध्यस्थ रूप में पाया जाता है और मध्यस्थ रूप में इसकी लंबाई हो जाती है 128 पिकोमीटर। और इस तरह इसी रूप में ओजोन पाया जाता है, इन दोनों रूपों में ये वास्तव में नहीं होता है, बस इसको हम लोग इस रूप में बना सकते हैं। अब देखिए आपने ये घटना देखा, क्या घटना देखा कि जब समान ऊर्जा या लगभग समान ऊर्जा की किसी अणु की एक से अधिक संरचनाएं बनाना संभव है, तो वैसे समय आपने देखा कि वो अणु जो होता है वास्तव में उन किसी भी संरचनाओं के रूप में न रह के बल्कि उनके एक मध्यस्थ अवस्था में रहता है, बल्कि उनके एक मध्यस्थ अवस्था में पाया जाता है। यही जो घटना है कि समान ऊर्जा की जो संरचनाएं हैं वो उस रूप में अणु का न पाए जाने के उस रूप में न पाकर वो उसके मध्यस्थ रूप में पाया जाता है। ये जो यहाँ पर घटना हो रही है इसी घटना को कहते हैं हम लोग अनुनाद, इसी को कहते हैं अनुनाद। यानी अनुनाद क्या है, अनुनाद एक प्रकार की घटना है जिसके अंतर्गत जब समान ऊर्जा की संरचनाएं जो होती हैं वो क्या होती है, मिलकर एक मध्यस्थ संरचना बनाती है, तो ये होता है अनुनाद। और ये जो संरचनाएं जो बन रही हैं, जो किसी अणु की जब समान ऊर्जा की या लगभग समान ऊर्जा की जब किसी अणु की एक से अधिक संरचनाएं जो ये बन रही हैं, इन संरचनाओं को हम लोग कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अनुनादी संरचनाएं। इनको हम लोग कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। यानी ओजोन की कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं, ओजोन की अनुनादी संरचना कितनी है, 2 अनुनादी संरचनाएं, एक ये है और एक क्या है, ये है। तो बिल्कुल ये ओजोन की अनुनादी संरचनाएं 2 हैं और इन अनुनादी संरचनाओं के वजह से यहाँ पर अनुनाद उत्पन्न होता है और अनुनाद उत्पन्न होकर वो वास्तव रूप में किसी नई संरचना, किसी एक विशिष्ट संरचना उनके मध्य अवस्था में इस रूप में रहता है। और ये यहाँ पर जो ये घटना होती है इस प्रकार मिक्स होकर इस प्रकार की संरचना बनाना, उसको हम लोग कहते हैं अनुनाद। और ये जो संरचना है इनको कहते हैं अनुनादी संरचनाएं।
अब देखिए आपको ये हो सकता है कि थोड़ा सा न समझ में आए, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा बुक का सहारा लेंगे और थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल है। और एक और चीज जान लीजिएगा कि इससे आप भाग नहीं सकते हैं, ये नहीं कि आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि क्लास 11 12 में जाते थे, खास तौर से 12 में आपको अनुनादी संरचना है और अनुनाद का सैकड़ों बार प्रयोग करना है। क्लास 12 में तमाम मैकेनिज्म है, तमाम रिएक्शन के मैकेनिज्म है, तमाम यौगिकों का स्थायित्व, तमाम आयनों का स्थायित्व, वो जो है इन्हीं अनुनाद और अनुनादी संरचनाओं पर निर्भर करता है। तो वहां पर आपको बहुत अधिक बार इनका प्रयोग करना है, इसलिए आपको इनको पढ़ना होगा, हर हालत में सीखना होगा। तो यही सिंपल आपने देख लिया, ये अनुनादी संरचनाएं हैं और यहाँ पर अनुनाद हो गया है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर हम लोग अनुनाद दर्शा सकते हैं। जैसे हम अगला एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए यहां पर एक आयन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CO3 2-। अब देखिए इसकी कितनी संरचनाएं संभव है। अब देखिए इसकी संरचना एक तो ये वाली संभव है, ठीक है, इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देते हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। एक हमने ये वाली संरचना बना दिया, ठीक है, यहाँ ये संरचना बना दिया कि कार्बन है, इससे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस पर एक एक माइनस है, वो माइनस जो है उसका फार्मल आवेश है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये लिया है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए एक संरचना ये है। दूसरी संरचना देखिए क्या संभव है। दूसरी संरचना देखिए यहाँ पर ये है कि ये C हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पर देखिए एक तरफ डबल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पर एक हो जाए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके पास हो जाए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए एक फार्मल आवेश रहेगा, इस पर भी -1, ठीक है। फार्मल आवेश आप जानते होंगे, ये दूसरी है। अब देखिए यहाँ पे एक और तीसरी संरचना बना रहे हैं, ठीक है। वैसे तीसरी संरचना आप समझ गए होंगे कि क्या बनने वाला है। यहाँ देखिए ये C हो गया और इधर देखिए डबल बॉन्ड इस साइड बना दिए O और इधर सिंगल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। इस पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इस पर एक माइनस, इस पर एक माइनस। देखिए ये 3 संरचनाएं बनाना संभव है, ठीक है। एक बार डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच, एक बार डबल बॉन्ड इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच और एक बार डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच। इस तरह ये राउंड कर सकता है और ये 3 संरचनाएं बनेंगी। तो ये जो तीनों के तीनों संरचनाएं, इनको हम लोग कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, इनको हम लोग कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। और CO3 2- की जो वास्तविक संरचना होती है, वो वास्तविक संरचना में क्या होता है, वो इन तीनों के बीच की अवस्था होती है। इन तीनों के बीच की अवस्था, इनमें क्या होता है, ये तीनों संरचनाओं का इसमें अनुनाद उत्पन्न हो जाता है और अनुनाद के कारण इसकी जो वास्तविक संरचना होती है वो इन तीनों के बीच की अवस्था होती है। इन तीनों का संकर रूप होता है, मध्यस्थ होता है यानी संकर रूप, तो वो होता है, तो वही आपका अनुनाद होता है और इसे हम लोग कहते हैं अनुनादी संरचना। और इसका जो बीच की अवस्था है उसको हम लोग बना नहीं सकते। हमने पहले ही बताया कि जो बीच की अवस्था होगी उसको, जो वास्तव में जिस रूप में अणु रहेगा उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, बस उसको समझ सकते हैं कि हाँ इनके बीच की एक अवस्था होगी। तो इजीली ये देखिए ये अनुनादी संरचना है। तो मेरे लिए आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपको अनुनादी संरचनाएं बनाना आना चाहिए, क्योंकि यही अनुनादी संरचना जो है इन्हीं का प्रयोग है और इन्हीं को आपको सीखना है। अनुनादी संरचना अगर आपको बनाने आ गया तो समझिए आपने सब कुछ सीख लिया, पूरा का पूरा अनुनाद सीख लिया। तो देखिए इसका हमने अनुनादी संरचना यहाँ बना दिया है। इसी तरह आप तमाम और भी बहुत सारे हैं उनका बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनका बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हमको बनाना है सल्फर ट्राईऑक्साइड का। सल्फर ट्राईऑक्साइड का देखिए, अब इसकी संरचना देखिए क्या होगी कि ये होगा सल्फर, ठीक है, और इससे हम लोग बना लेते हैं डबल बॉन्ड 1 ऑक्सीजन और इसके बाद दूसरा वाला हम लोग यहाँ बनाते हैं सिंगल बॉन्ड और इधर बना लेते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ देखिए इसके पास 1 2 3 4 और इसके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा था, ये देखिए ये वाला बॉन्ड है, ठीक है,
अब आपको समझ में, जनरली देखिए इलेक्ट्रॉन से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड है। अगर ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इसके पास है, तो मतलब इस वाले बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल सल्फर दिया होगा। उसी तरह इसमें भी केवल सल्फर दिया है। दो इसके अंतिम कक्षा में 6 होता है, जब इससे बॉन्ड बना लेता है तो दोनों के अंतिम कक्षा में 8 हो जाते हैं। तो ऐसे समय ये वाला बॉन्ड बनाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन केवल यही देता है। तो ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसका अनुनादी संरचना कैसे होगा। दूसरा सेकेंड ऐसे होगा कि ऑक्सीजन सल्फर हो जाए और डबल बॉन्ड इससे ऑक्सीजन से बना ले और इससे देखिए ये आपका ये वाला बॉन्ड बना ले, ठीक है। या केवल आप एक लाइन भी खींच सकते हैं, जैसे कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐसे समय में आपको इलेक्ट्रॉन बनाना है, किसके पास 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये बॉन्ड की क्वालिटी क्या है, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन साझा किया है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन साझा नहीं किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, सल्फर का। इसमें 1 2 3 4। या एक और संरचना बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4। तो ये 3 संरचनाएं बनती हैं। तो ये इनकी हो गई अनुनादी संरचनाएं। इसी प्रकार आप तमाम चीजों की अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं। ओजोन की देखिए 2 अनुनादी संरचनाएं हैं। ओजोन नहीं, देखिए इससे बेंजीन की, बेंजीन का सूत्र होता है बेंजीन C6H6, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। बेंजीन तो बड़ा ही फेमस है, आगे चल के आपको बेंजीन बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो बता देते हैं। देखिए इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, एक ये वाला है और दूसरा देखिए ये वाला है, दूसरा देखिए ये वाला है। ये देखिए 2 अनुनादी संरचनाएं इस प्रकार होती हैं, ठीक है। बॉन्ड यहाँ 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 है, इसमें बॉन्ड यहाँ 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 है। इसी कारण जो है कि ये जो होता है ये वास्तव में न तो इस रूप में रहता है न तो इस रूप में रहता है, इनके बीच के अवस्था में होता है। तो हम लोग बेंजीन को जनरली इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से। ये बीच में गोला बना देते हैं। गोले का मतलब कि इन दोनों के मध्यस्थ की अवस्था है, यानी कि ये आपका यहाँ पर अनुनाद होने के कारण एक मध्यस्थ की अवस्था, उसको इस तरह हम लोग जनरली दर्शाते हैं। तो इस तरह आपने अनुनादी संरचनाओं को समझ लिया और अनुनाद भी देख लिया। अच्छा, अनुनाद का महत्व क्या होता है, यानी अनुनाद होता क्यों है, इसमें इन चीजों में अनुनाद क्यों हो जाता है, क्यों जब इतनी सारी संरचनाएं बनती हैं क्यों मिलकर एक हो जाती हैं। तो अनुनाद होने का कारण है कि इससे अनुनाद होने से जो ये अणु या जो आयन होता है उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। कि याद रखिएगा, किसी भी अणु की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी उस अणु का स्थायित्व उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्थायित्व से क्या होता है, बढ़ जाता है अनुनाद के कारण। तो ये अनुनाद का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी कारण जो अणु होते हैं उनमें अनुनाद होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में हर चीज जो है वो स्थायी होना चाहती है। तो चलिए ये टॉपिक तो आपने खत्म कर लिया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आबंध ध्रुवणता। तो आइए देख लेते हैं आबंध ध्रुवणता क्या होता है। आइए देखते हैं आबंध ध्रुवणता। अब देखिए आबंध ध्रुवणता के अंतर्गत हम लोग आबंधों के ध्रुवीय गुणों का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आबंधों में ध्रुवीय गुण कैसे आता है और किन किन आबंधों में ध्रुवीय गुण किस प्रकार का होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सहसंयोजी आबंध में ध्रुवीय गुण। सहसंयोजी आबंध में ध्रुवीय गुण। सहसंयोजी आबंध को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग ध्रुवीय गुण देख लेते हैं। तो अब देखिए सहसंयोजी आबंध जो होते हैं वो ध्रुवीय गुण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। और दूसरा जो होता है बी, वो होता है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और ये होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो है कि सहसंयोजी आबंध में अगर ध्रुवीय गुण देखेंगे तो ध्रुवीय गुण के आधार पर जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अध्रुवीय होता है और दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय होता है। यही 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अध्रुवीय कौन होता है, ध्रुवीय कौन होता है। देखिए
ऐसे सभी बॉन्ड जो समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बनते हैं वे सब के सब बॉन्ड होते हैं अध्रुवी सहसंयोजी बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल में कहीं बना है जो है क्लोरीन के बीच बॉन्ड, यानी Cl2 अणु देखते हैं हम लोग, या हम लोग H2 अणु देखते हैं, या हम लोग O2 देखते हैं, या N2 देखते हैं, या Br2 अणु देखते हैं। तो ऐसे जितने भी अणु होते हैं, ये जितने भी अणु होंगे इनमें ध्रुवीय गुण नहीं होते हैं इनके बीच के बंधों में, इसीलिए इनके बीच के जो बंध होते हैं उन्हें कहते हैं अध्रुवी सहसंयोजी आबंध। यहाँ हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, जैसे क्लोरीन में आप जानते हैं कि Cl और Cl के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए Cl और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, वो भी सहसंयोजी बॉन्ड होता है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपको पता है कि दोनों क्लोरीन समान है तो इनकी क्षमताएं भी समान होंगी। इस कारण क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेगा, और जब दोनों परमाणुओं के एकदम बीच में इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे समय में यहाँ पर कोई भी ध्रुव उत्पन्न नहीं होगा और इसमें कोई ध्रुवीय गुण भी उत्पन्न नहीं होगा इस बंध में। इस कारण ये जो बंध होगा ये कहलाएगा अध्रुवीय। उसी तरह हम किसी के भी अंतर देख सकते हैं। अब नाइट्रोजन में देखना है तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे एकदम मध्य में होंगे, जिससे इस पर कोई भी आपका जो है चार्ज नहीं आएगा, कोई भी ध्रुव नहीं बनेगा। तो ऐसे समय में यहाँ जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा अध्रुवी सहसंयोजी बॉन्ड। अब इसको और अच्छे से आप तभी समझेंगे जब आप ध्रुवी को पढ़ लें। तो देखिए ध्रुवी सहसंयोजी बॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसा बॉन्ड जिसके बनने के कारण 2 ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं वो बॉन्ड कहलाएगा ध्रुवी सहसंयोजी बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसके बनने के कारण ऐसा बॉन्ड जिसके बनने के कारण जो है उस बॉन्ड के बनने के कारण 2 ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं वो बॉन्ड कहलाएगा ध्रुवी सहसंयोजी बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में इसको हम लोग लेते हैं, बहुत सारा है, HCl ले लिए, हम लोग HF ले लिए, इस तरह इनके बीच का बॉन्ड, या हम लोग ले लिए H2O के बीच का बॉन्ड, ऐसे हम लोग तमाम ले सकते हैं। तो अब इनके बीच का अगर हम लोग बॉन्ड देखा जाए तो इनके बीच का बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड होता है। कैसे होता है एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे हम लोग HCl का एग्जांपल देते हैं तो आप जानते हैं HCl में H होता है और Cl होता है, H होता है और Cl होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इनके बीच में सहसंयोजी बॉन्ड होता है। सहसंयोजी बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पर बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस हाइड्रोजन का होता है, एक क्लोरीन का होता है, दोनों का दोनों लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है बहुत कम और इस क्लोरीन की होती है इसके अपेक्षा बहुत ज्यादा। विद्युत ऋणात्मकता मतलब सहसंयोजी बॉन्ड में अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत कम होती है और इसकी होती है बहुत ही ज्यादा। तो आप सिंपल यहाँ पर बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड के हैं वो एकदम बीच में नहीं रहेंगे, बल्कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचे रहेंगे? क्लोरीन की ओर खींचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है और इसके कम है, जिस कारण ये एकदम बीच में न रह के इस क्लोरीन की ओर खींचे रहेंगे, इस साइड खींचे रहेंगे। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। तो जाहिर सी बात है जिसके नजदीक जाएगा उस पर क्या उत्पन्न करेगा? ऋणावेश, यानी यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और जिससे माइनस चार्ज दूर जाएगा उस पर क्या उत्पन्न होगा? धनावेश। अब यहाँ पूर्ण रूप से भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, बस हल्का सा जा रहा है, इस कारण इस पर हल्का सा उत्पन्न हो जाता है ऋणावेश और इस पर हल्का सा उत्पन्न हो जाता है क्या? धनावेश। अब देखिए यहाँ पर बंध बनने के कारण इसके एक सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो गया और दूसरे सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार इस बंध के दोनों किनारों पर 2 ध्रुव उत्पन्न हो गए। ये क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। तो 2 ध्रुव उत्पन्न हो गए। अब इसी दोनों ध्रुव उत्पन्न होने के कारण ये जो बंध है ये कहलाएगा आपका ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड। तो ऐसे बंधों को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड। और आपको याद रखना है कि ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड तभी बनता है जब 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं। समान प्रकार के परमाणु अगर मिलकर बनेंगे तो अध्रुवीय बनेगा सहसंयोजी बॉन्ड, और अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो ऐसे समय जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड। अब देखिए ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड बनता है यानी कि ये 2 आवेश होते हैं और उनके बीच ये आपका आबंध होता है।
तो इस कारण जो होता है, ये जो ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध होता है, इसमें उत्पन्न हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, आप बहुत पहले से जानते होंगे कि अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि दो आवेश हो जाए, एक यहाँ पर मान लीजिए ये ले लेते हैं डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, दो आवेश ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कोई एक ही आपका हो, कोई एक ही वस्तु हो, उसके एक किनारे आपका क्या हो कि माइनस चार्ज हो, एक किनारे प्लस हो, तो ऐसे समय में यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे समय में यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ भी इनमें भी यही कंडीशन हो रहा है, इस कारण जितने भी ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध होते हैं उनके कारण वहां पर उत्पन्न हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ भी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, तो यहाँ भी उत्पन्न होता है द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो ये बताता है कि जो ध्रुवीय जो आपका सहसंयोजी आबंध है उसमें कितनी अधिक ध्रुवणता हुई है, यानी उसमें कितना ज्यादा जो है ध्रुवणता हुआ है, ध्रुवण उसमें कितना ज्यादा हुआ है, इसको हम लोग मापते किससे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण से। ये उसकी माप होती है ध्रुवणता की। तो अब यहाँ देखिए, अगर हमको द्विध्रुव आघूर्ण किसी का निकालना है, इसी में निकालना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का सिंपल आप पुराना वाला सूत्र यूज करेंगे जो आप लोग हर जगह करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता क्या है, इसको हम लोग प्रसिद्ध करते हैं म्यू से, आप जानते होंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है किसी एक आवेश का मान, क्योंकि आवेश दोनों बराबर है, तो किसी एक आवेश का मान और गुणे होता है इनके बीच की दूरी, यही होता है द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है किसी एक आवेश का मान गुणे होता है इनके बीच की दूरी। अब यहाँ देखिए, ये बंद बना है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, उस बंद की लंबाई उनके बीच की दूरी होगी। तो उनके बीच की दूरी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि उनकी बंद की लंबाई होगी, आबंध लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा सिंपली इसको जैसे इसमें कर सकते हैं, मान लीजिए इस पर आवेश जो है Q है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी R है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा म्यू बराबर ये आवेश Q इंटू हो जाएगा क्या R, इनके बीच की दूरी, आबंध लंबाई। तो ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसके द्वारा किसी भी जो अणु होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला जा सकता है और उसमें कितनी ध्रुवणता होती है ये पता लगाया जा सकता है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है डिबाय, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग डी से। और इसके साथ साथ ये भी आप जानिए कि एक डिबाय बराबर होता है 3.33 इंटू 10 पर पावर होता है -30 कूलाम मीटर, इतना होता है एक डिबाय का मान। इसी डिबाय में हम लोग, यही डिबाय जो है द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, मात्रक है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, यानी इसका दिशा भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब बात आती है कि जब सदिश है, इसमें दिशा भी होता है, तो जब हम इन यौगिकों इन बंधों में जब द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो उसकी दिशा किस ओर कार्य करता है, किधर से किधर की ओर दिशा होता है द्विध्रुव आघूर्ण का। तो देखिए, जब हम लोग कोई अणु बनाते हैं, जैसे हमने HCl बना दिया, तो ऐसे समय में देखिए इस पर होता है माइनस चार्ज, आप जानते हैं, और इस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो इसमें जो द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस चार्ज से जाती है प्लस चार्ज की ओर, और इसी तरह हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करने का ये चिन्ह है, इस तरह हम एक तीर का प्रयोग करते हैं, और इस तीर का जो सिरा है, इसका शीर्ष जो है वो माइनस चार्ज वाले अणु की ओर होती है, और जो इसका पूंछ है, पिछला भाग है, वो प्लस चार्ज वाले की ओर होती है। जैसे HCl में देखिए इस तरह हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कि ये इस दिशा में काम करेगा, प्लस से माइनस की। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये तो आपने बंधों में देखा द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये बंधों में देखा और ये जाना कि कौन सा बंध ध्रुवीय होगा, कौन सा बंध अध्रुवीय होगा। यही अगर हमको अणुओं में देखना है कि अणु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अणु जो होते हैं, अणु भी दो प्रकार के होते हैं।
एक अणु होता है ध्रुवी, ठीक है, ध्रुवी सहसंयोजी अणु, और दूसरा होता है अध्रुवी सहसंयोजी अणु। यानी अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये ध्रुवी और अध्रुवी सहसंयोजी अणु क्या होते हैं और ये कैसे हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो अगर आपके मन में ये दिमाग में आ रहा होगा कि अरे जिसके अंतर्गत जो है कि जिसके अंदर भी आपका ये इस प्रकार का ध्रुवी बॉन्ड बनने वाला है, इस प्रकार का ध्रुवी बंध बनने वाला है, जाहिर सी बात है ध्रुवी अणु होगा, और जिसके अंदर ये बड़ा बॉन्ड नहीं बनेगा वो आपका अध्रुवी होगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अणु हैं जिनके अंदर इस तरह का ध्रुवी सहसंयोजी आबंध बनता है, लेकिन वो जो अणु होते हैं वो अध्रुवी सहसंयोजी अणु होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये ध्रुवी और अध्रुवी जो है ये गुण ये अणु के अंदर किस प्रकार होता है। तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ध्रुवी और अध्रुवी के आधार पर जो अणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब यहां हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए सिंपल सी चीज देखिए। अब देखिए ध्रुवी सहसंयोजी अणु और अध्रुवी सहसंयोजी अध्रुवी सहसंयोजी अणु और ध्रुवी सहसंयोजी अणु क्या होते हैं। देखिए ऐसे सभी अणु जिनका द्विध्रुव आगुण क्या होता है, शून्य होता है। द्विध्रुव आगुण 0 होता है, यानी उनका द्विध्रुव आगुण कुछ भी नहीं होता है, वो सब के सब अध्रुवी सहसंयोजी अणु कहलाएंगे। भले उसमें 4-5 आपके जो है कि ध्रुवी सहसंयोजी आबंध है, लेकिन अगर उनका जो परिणामी द्विध्रुव आगुण अगर वो शून्य आता है तो वैसे अणु को हम लोग कहेंगे अध्रुवी, और जिनमें कुछ न कुछ द्विध्रुव आगुण आता है जिन अणुओं के पास वो कहलाएंगे आपके ध्रुवी, कुछ न कुछ जिसमें आता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखना हो यहाँ पर, तो अगर हम बात करें H2O2 Cl2, तो ये तो सिंपल आप जान ही रहे हैं कि इसमें तो कोई द्विध्रुव आगुण होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ध्रुवी गुण होता ही नहीं। इसमें जो परमाणु होता है उस पर आवेश शून्य होता है, जैसे H हो गया, तो यहाँ ध्रुवता होता ही नहीं, इस कारण परमाणु पर आवेश शून्य होता है, तो इनका सबका द्विध्रुव आगुण क्या होगा, 0 होगा। अब हम ध्रुवी बंध वाले में देखते हैं। जैसे ध्रुवी बंध वाले में देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, हमने मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लिया BCl2, बेरिलियम क्लोराइड ले लेते हैं, BCl2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका बॉन्ड हमको बनाना है। देखिए यहाँ पर होता है क्लोरीन, यहाँ पर होता है क्लोरीन, सहसंयोजी बॉन्ड होता है। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग परमाणुओं के बीच में बना है तो बॉन्ड क्या होगा, ध्रुवी होगा। ये भी बॉन्ड ध्रुवी, ठीक है। अब यहाँ बॉन्ड ध्रुवी होगा और बॉन्ड ध्रुवी होगा तो देखिए यहाँ पर द्विध्रुव आगुण उत्पन्न होगा। अब देखिए यहाँ प्लस चार्ज किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर, और माइनस इसके ऊपर, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा। आप इसके पहले वाले चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपल जो है, यहाँ पर अगर हम लोग द्विध्रुव आगुण का प्रदर्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे कि ये इसका द्विध्रुव आगुण इस दिशा में काम करेगा और इसका द्विध्रुव आगुण इस बंध का इस दिशा में काम करने वाला। दो बंध है, इसका इधर से इधर खींचा जाएगा, इसका इधर से इधर खींचा जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि इनके बीच का कोण होता है 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी द्विध्रुव आगुण, लेकिन इसका द्विध्रुव आगुण इधर काम कर रहा है और इसका इधर काम कर रहा है। यानी यहाँ पर जो परिणामी द्विध्रुव आगुण होगा, क्योंकि सदिश राशि है, अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा है, जितना इधर उतना उधर, तो जो इसका परिणामी द्विध्रुव आगुण होगा वो कितना होगा, 0। दो जगह द्विध्रुव आगुण है लेकिन परिणामी क्या है, 0 हो। तो ऐसे समय ये BCl2 जो है ये किस प्रकार का अणु कहलाएगा, ये कहलाएगा अध्रुवी सहसंयोजी अणु। अध्रुवी कहलाएगा, ध्रुवता हो रहा है लेकिन ये अणु क्या होगा, अध्रुवी, क्योंकि द्विध्रुव आगुण क्या है, 0 है, याद रखना है। उसी तरह देखिए एक और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिया कि अगला एग्जाम्पल हमने लिया BF3 का। अब देखिए BF3 की संरचना बनाते हैं। अब देखिए BF3 में क्या होता है, बोरान होता है, ठीक है। और बोरान में देखिए इसमें क्या होता है कि एक फ्लोरीन इधर जुड़ा होता है, एक फ्लोरीन ऐसे जुड़ा होता है और एक फ्लोरीन ऐसे जुड़ा होता है। सब में बराबर का कोण होता है, 120 डिग्री का कोण होता है, 120 डिग्री का कोण होता है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ किधर द्विध्रुव आगुण काम करने वाला है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये बोरान जो होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम और फ्लोरीन की तो सबसे अधिक होती है। आप इसके पहले वाले चैप्टर जो है उसमें पढ़ चुके हैं, हमने आपको पढ़ा भी दिया है। आप अगर नहीं अभी तक देखें तो पहले उसी को देख लीजिएगा, उस चैप्टर को। तो सब चैप्टर अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा।
तो यहाँ देखिए विद्युदात्मकता इसकी अधिक, तो इसका द्विध्रुव गुण किधर काम करेगा, इस ओर काम करेगा। इस बंद का कहाँ काम करेगा, इस ओर काम करेगा। और इस बंद का कहाँ काम करेगा, इस ओर काम करेगा। ध्यान से देखिए सदिश राशि है, ये इस वाले बंद का इस ओर काम करेगा और ये देखिए ऐसे है ऐसे है। अगर इस बंद और इस बंद, ये देखिए इस बंद का द्विध्रुव गुण इस बंद का, इन दोनों का परिणाम, इसको छोड़ दीजिए, इसका परिणामी निकालेंगे तो ये इनके बीच में ऐसे इधर का काम करेगा, इनके बीच में काम करेगा। किसका, इसका और इसका जब परिणामी निकालेंगे तो कहाँ काम करेगा, बीच में। अब जब इनका परिणामी बीच में काम कर रहा है, एकदम ऐसे इस साइड में काम करेगा और इनका जो परिणामी द्विध्रुव गुण है वो उस साइड है। इस कारण ये यहाँ इधर काम करता है जितना, उतना ये इधर काम करता है। इस तरह इनका भी जो परिणामी द्विध्रुव गुण है म्यू का मान वो भी क्या हो जाता है, शून्य। इस प्रकार ये अणु भी क्या हो जाता है, अध्रुवी सहसंयोजी अणु। लेकिन अभी एक इसी के जैसा एग्जाम्पल देखिए, इसी की जैसा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NH3 का। देखिए इस समय भी एक अणु इसके साथ 3 जुड़े हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन की संरचना कुछ इस टाइप से होती है, संरचनाएं बहुत रोल करती हैं। ये देखिए नाइट्रोजन इस तरह से होते हैं, इनके बीच में 120 का कोण नहीं होता है, इनके बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, साथ में इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर मतलब अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है, तो इनका भी, इस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का भी द्विध्रुव गुण होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका द्विध्रुव गुण कैसे काम करेगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये देखिए इस दिशा में काम करेगा, उसी तरह ये इस दिशा में काम करेगा, वो इस दिशा में काम करेगा, और इस लोन पेयर का करेगा इस ऊपर की दिशा में। ठीक है, इस लोन पेयर का ऊपर की दिशा में करेगा। अब देखिए अब यहाँ पर परिणामी निकलेंगे तो सब ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो इसका द्विध्रुव गुण किधर होगा, इस साइड में होगा, और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा, और उसका कुछ ना कुछ मान होगा, यानी NH3 जो है इसमें द्विध्रुव गुण होने वाला है। इस कारण ये क्या है, एक ये आपका होगा ध्रुवीय सहसंयोजी अणु। ठीक है, ये ध्रुवीय सहसंयोजी अणु होगा। अभी ये तीसरा एग्जांपल है। अभी हमने क्या किया कि अभी हमने ले लिया HCl, तो HCl में तो आप सिंपल जानते हैं कि H होता है और Cl होता है, ये इस तरह बंद काम करेगा। तो इसमें भी देखिए एक ही बॉन्ड है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, परिणामी द्विध्रुव गुण होगा, तो ये भी एक क्या है, ध्रुवीय अणु है। ये Cl हो गया, HF हो गया, H2O हो गया, ऐसे तमाम अणु हैं, ये सब कहलाते हैं ध्रुवीय, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ द्विध्रुव गुण होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अणु हैं, जैसे ये BeCl2 हो गया, BF3 हो गया, या CH4 हो गया, या CCl4 हो गया, ऐसे तमाम अणु हैं, ये आपके कहलाते हैं अध्रुवीय। ये अध्रुवीय होते हैं क्योंकि इनमें बंध अलग अलग के बीच में बना है, लेकिन इनका जो परिणामी द्विध्रुव गुण होता है शून्य होने के कारण ये सब अध्रुवीय सहसंयोजी अणु कहलाते हैं। तो इस तरह आपने सहसंयोजी अणु में पढ़ लिया कि सहसंयोजी अणु में ध्रुवता किस प्रकार होती है, कितने प्रकार के इसमें ध्रुवीय गुण होते हैं, और सहसंयोजी आवरण में ध्रुवीय गुण का उनके अणुओं पर क्या प्रभाव होता है, उनके कारण कौन से अणु ध्रुवीय होते हैं, कौन से अणु अध्रुवीय होते हैं, ये सब कुछ आपने जान लिया। अब एक चीज और बचा है कि हम लोग अब आणविक आबंध में देख लेते हैं कि आणविक आबंध में किस प्रकार से ध्रुवता होती है, या आणविक आबंध के ध्रुवीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। बहुत सिंपली छोटा सा वो भी है, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए आणविक आबंध के बारे में आप जानते होंगे कि आणविक आबंध में एक धनायन और एक ऋणायन होता है, और इन्हीं के बीच जो आबंध होता है उसको हम लोग कहते हैं आणविक आबंध। और जितने भी आणविक आबंध होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आबंध होता है उसके एक तरफ धनायन एक तरफ ऋणायन होता है, यानी दो ध्रुव होते हैं। इस कारण आणविक आबंध क्या होता है, ध्रुवीय आबंध होता है। एक तरह से कहिए कि जो ध्रुवीय गुण होते हैं वो मेनली आणविक आबंधों के ही गुण हैं। लेकिन आपने देखा कि कुछ कारणों की वजह से कुछ सहसंयोजी अणुओं में भी ध्रुवीय गुण आ जा रहे थे, यानी कि इन आणविक आबंधों के गुण आ जा रहे थे। कुछ विशेष कारणों के कारण आपने देखा अभी कि सहसंयोजी आबंधों में भी इन आणविक आबंधों के गुण आ जा रहे थे। तो जिस प्रकार कुछ कारणों कारण सहसंयोजी आबंधों में आणविक आबंधों के गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार कुछ कारणों से इन आणविक आबंधों में भी सहसंयोजी आबंधों के गुण आ जाते हैं। तो बस हम लोग वही देखने वाले हैं कि इन आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध के गुण किस प्रकार आते हैं और कितना कितना आते हैं, और इस चीज को हम लोग देखते हैं फायांस के नियम के द्वारा। तो आइए देख लेते हैं कि फायांस के नियम के द्वारा हम लोग कैसे बताते हैं कि किसी आयनिक यौगिक में कितना सहसंयोजी गुण आता है। तो देखिए यहाँ पर फायांस का नियम हम आपको 2-3 स्टेप बाय बता दे रहे हैं, बिल्कुल आसान है, आप समझ जाएंगे।
पहला देखिए बताया गया है धनायन का आकार। इससे आप बहुत से यौगिकों के बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए धनायन का आकार, फायांस के नियम में धनायन के आकार के बारे में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि किसी धनायन का आकार जितना छोटा होगा, किसी धनायन का आकार जितना छोटा होगा उस आवन में सहसंयोजी गुण उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि धनायन छोटा होने के कारण उसकी जो ध्रुवण क्षमता हो जाती है वो हो जाती है अधिक। देखिए सहसंयोजी गुण कैसे आता है वो समझिए, तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है कि ये होता है धनायन और इसके बगल में होता है ऋणायन। ऋणायन होता है बड़ा, धनायन होता है छोटा। जनरली ऐसा ही होता है, आप पहले से जानते हैं कि ऋणायनों का आकार बड़ा होता है और धनायनों का आकार छोटा होता है। इसके पहले वाले चैप्टर जो है उसमें आपने आयनिक त्रिज्या में चीजें पढ़ा होगा। तो अब देखिए होता क्या है कि ये धनायन, ये ऋणायन हो गया। अब देखिए धनायन क्या होता है कि ये धनावेश है और ये पूरा ऋणावेश है। तो ये धनावेश होने के कारण ये धनायन जो होता है, ये जो ऋणायन का ऋणावेश है इसको अपनी ओर खींचता है। इसको क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। ये ऐसे क्या करता है? खींचता है। जितने भी ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है सबको अपनी ओर खींचता है। इस कारण ये ऋणायन एकदम गोलाकार न होके वो कुछ इस आकृति में हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा विकृत हो जाता है, यानी कि ये कुछ इस आकृति में हो जाता है। ये इस टाइप से ऋणायन की शेप हो जाती है, इस टाइप से। यानी इसके कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो कहाँ जाते हैं? इस बीच में आ जाते हैं। रहना चाहिए एकदम अलग, लेकिन यहाँ जाते हैं कहाँ? बीच में, इस खिंचाव के कारण। और इस खिंचाव के कारण जब बीच में आते हैं तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आएगा, जितना अधिक यहाँ बीच में इनके आएगा उनमें उतना ही ज्यादा क्या होगा? सहसंयोजी गुण उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि सहसंयोजी आबंध में आपने यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बीच में होता है, साझे में। और यही चीज इसमें जब होने लगता है तो सहसंयोजी गुण बढ़ता जाता है। जितना अधिक ये खींचेगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में जाएंगे उतना ही ज्यादा इस पूरे के पूरे बंध में सहसंयोजी गुण क्या होगा? ज्यादा होने लगेगा। बस यही इसी के बारे में पहला पॉइंट बोला गया है कि धनायन जितना छोटा होगा, धनायन जितना छोटा होगा ऋणायन के वो उतना ही पास होगा और उसको उतना ही ज्यादा विकृत करेगा। इसे एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक ले लिया धनायन, मान लीजिए धनायन एक लिया, इसमें मान लीजिए 5 कोष है। ये देखिए धनायन में 5 कोष है, ठीक है। और आप जानते हैं धनावेश तो बीच में होता है, यही से खींचना इसको है। इसमें मान लीजिए 5 कोष है, 1 2 3 4 और एक और मान लेते हैं 5 कोष। अब इसको किसी ऋणायन को, इलेक्ट्रॉनों को खींचना है। तो देखिए ये यहाँ वाला प्लस इसके ऊपर बल लगा के खींचेगा तो जाहिर सी बात है कम बल लगेगा। लेकिन सोचिए किसी धनायन में एक ही कोष है तो जाहिर सी बात है इसका धनायन इसके बिल्कुल नजदीक, तो ये इसको क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा। तो यही चीज बोला गया है कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा वहां पर ये धनायन आपका इसको अणु को ध्रुवित करेगा, उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी अधिक होगी उस आयन की और उतना ज्यादा ध्रुवित करेगा, जिससे विकृति ज्यादा होगी और विकृति ज्यादा होगी तो इसमें सहसंयोजी गुण क्या होंगे? ज्यादा होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा होता है ऋणायन का आकार। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे हमने ले लिया, यहाँ ध्यान दीजिए, हमने ले लिया यहाँ पर BeCl2, ठीक है, या सिंगल वाला लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया लिथियम Cl, ठीक है, LiCl, NaCl और हमने ले लिया KCl, ऐसे 3 यौगिक ले लिया। अब देखिए इसमें सबसे छोटा धनायन किसका होगा? इसका, उससे बड़ा इसका, उससे बड़ा इसका। अगर सबसे छोटा धनायन इसका तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे? इसमें होंगे। और सबसे कम सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे? इसमें, यानी आयनिक लक्षण इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ इसको जल में डालेंगे तो बहुत कम आयन आपको मिलने वाले, लेकिन यहाँ इनको डालेंगे तो बहुत ज्यादा आयन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आ जा रहा है सहसंयोजी लक्षण, यानी बंध में सहसंयोजी गुण क्या हो जाएंगे? ज्यादा। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा नियम देखते हैं। ऋणायन के आकार के बारे में क्या बोला गया दूसरे नियम में? ऋणायन का आकार, और ये बताया गया है कि ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा, ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसमें सहसंयोजी गुण उतने ही ज्यादा होंगे। क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होने से क्या होगा कि वो ध्रुवित ज्यादा होगा, और वो ध्रुवित ज्यादा होगा तो उसके सहसंयोजी गुण जो होंगे उस बंध में ज्यादा हो जाएंगे। देखिए कैसे एग्जांपल में, ऐसे हमने एक ले लिया यहाँ पर ऋणायन, ये ऋणायन है, ठीक है, ये ऋणायन हो गया। मान लीजिए इसमें इतना बड़ा ऋणायन ले लिया, और हमने एक ले लिया ये इतना बड़ा ऋणायन, ठीक है, एक है कोष वाला। देखिए ऋणायन है तो इसके बीच में प्लस चार्ज तो होगा ही, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, इसके बीच में नाभिक तो होगा ही, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखिए, अब इसके नाभिक, ये छोटा है तो इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखेगा,
लेकिन ये देखिए जब बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा ऋणान हो जाएगा, तो इसके नाभिक का अंतिम वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बहुत कम लगता है। इस कारण जब कोई यहाँ इसके बगल में धनायन रहता है तो वो धनायन यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनों को बड़े आसानी से अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। और जबकि यहाँ पर अगर कोई धनायन होगा तो वो उतने आसानी से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है कि ये छोटा ऋणान होने के कारण इसके जो नाभिक है इन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखे हुए हैं। तो यहाँ बड़ा होने के कारण ये इसका ज्यादा इस पर प्रभाव नहीं होता है, तो ये प्रभाव ज्यादा डालकर इनको अपनी ओर खींच लेता है और ऐसे समय में यहाँ सहसंयोजी बॉन्ड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ऋणान बड़ा करते हैं। जैसे हमने Na के साथ ले लिया, Na के साथ हमने ले लिया F ले लिया, Na के साथ हमने ले लिया Cl ले लिया, और Na के साथ हमने ले लिया Br ले लिया, और Na के साथ हमने ले लिया I। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये ऋणान छोटा, इससे बड़ा ऋणान, इससे बड़ा ऋणान और ये सबसे बड़ा ऋणान। तो ऐसे समय ऋणान बढ़ रहा, तो देखिए ऋणान जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा वहां पर विकृति होगी और उतना ज्यादा वहां पर सहसंयोजी गुण आएंगे। तो इस समय सहसंयोजी गुण सबसे ज्यादा होंगे और इसमें सहसंयोजी गुण जो होंगे वो सबसे क्या होंगे, कम होंगे। समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा देख लीजिए, धनायन पर आवेश। धनायन पर आवेश, देखिए धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होता है उसमें सहसंयोजी गुण उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ सोचना नहीं। धनायन पर आवेश ज्यादा होगा तो सहसंयोजी गुण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए एक सिंगल प्लस है तो ये कम खींचेगा, अभी डबल प्लस है तो ज्यादा खींचेगा, ट्रिपल प्लस है तो और ज्यादा खींचेगा। जाहिर सी बात है, आवेश ज्यादा है तो खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया NaCl, ठीक है, और हमने इसके बाद ले लिया, इसके NaCl के बाद हमने ले लिया MgCl2 और इसके बाद ले लिया AlCl3। ठीक है, इसमें देखिए सोडियम पर सिंगल प्लस है, इसमें मैग्नीशियम पर देखिए डबल प्लस है, और इसमें देखिए एल्युमिनियम पर क्या है, ट्रिपल प्लस है। इस कारण देखिए इसमें सहसंयोजी गुण सबसे कम, इसमें ज्यादा, और इसमें सहसंयोजी गुण क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होने वाला है। इसी कारण ये आपका सहसंयोजी, ये होना चाहिए विद्युत संयोजी, लेकिन यहाँ पर सहसंयोजी गुण इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो अणु होता है ये सहसंयोजी हो जाता है। इसके जितने भी बंध है वो सहसंयोजी की तरफ व्यवहार करने लगते हैं, सहसंयोजी बन जाते हैं। तो ये भी आपने देख लिया। इसके साथ एक और देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इनको बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर किसी आपके धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अक्रिय गैस से कोई समरूप है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका जो है आयनों का NH2 और NP6 है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी धनायन होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, जिसमें D ब्लॉक होते हैं। तो उसमें आपका होता है N-1 यहाँ पर D, और इसके बाद NS होते हैं, ठीक है, इसमें 0 होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई धनायन है, ठीक है, इस तरह का धनायन है, कोई इस तरह का धनायन है, तो इन धनायनों की ध्रुवण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और यानी कि इनमें जो है कि सहसंयोजी गुण ज्यादा होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सिंपल कहना ये है कि अगर हम लिख दें CaCl2, ठीक है, और हमने लिखा FeCl2, ठीक है, तो FeCl2 में इस समय CaCl2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इनके समरूप है, तो इसकी ध्रुवण क्षमता जो होती है वो कम होती है, यानी इसमें जो सहसंयोजी गुण होगा वो कम होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके समरूप होता है, तो इस समय जो सहसंयोजी गुण होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इन ऐसे जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें सहसंयोजी गुण क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इनमें सहसंयोजी, इनके बंधों में सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा, आयनिक गुण कम होगा, और इनके में आयनिक गुण ज्यादा होगा और सहसंयोजी गुण जो होगा वो क्या होगा, कम आएगा। तो ये थे फायांस के नियम, और इसके आधार पर आयनिक आबंधों में सहसंयोजी गुणों की व्याख्या की गई है। तो एक बार यहाँ समझ लीजिएगा और एक बार अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेटर समझ में आ जाने वाला है। देखिए जो पढ़ाई है, अगर हम सब कुछ आपको यहाँ पढ़ा दें और आप सोचिए आपको सब कुछ समझ में आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ आपको एक बार में आ जाए। आप न आए तो उसको बुक से 2 बार पढ़िए, एक बार पढ़िए और फिर यहाँ देखिए, तो चीजें आपको बहुत ज्यादा बेटर समझ में आ जाने वाली है। तो आज के टॉपिक यहीं पर समाप्त होते हैं और आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।